नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन मैथ का 15 क्वेश्चन करते हैं। वो हमारा क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर रहता है या प्रीवियस ईयर के ऊपर आधारित रहता है। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 4 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों ए से शुरू करके एक दिन छोड़ के काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए अकेले काम को 4 दिन में कर सकता है और बी अकेले उस काम को 8 दिन में कर सकता है। और हमसे पूछ क्या रहा है कि यदि अगर काम को ए स्टार्ट करे और एक एक दिन काम छोड़ के करे, यानी पहले दिन काम ए करे, फिर दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन बी, अगर ऐसे काम हो तो काम कितने दिनों में पूरा हो पाएगा, हमें उस समय को निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ है, हमारा समय दिया हुआ है 4 दिन और 8 दिन। 4 और 8 का हम एलसीएम निकालेंगे। 4 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 8। 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हम टोटल वर्क को मान लेंगे 8 यूनिट। टोटल वर्क को मान लेंगे 8 यूनिट। अब देखिए 8 यूनिट काम जब ए कर रहा है, 8 यूनिट काम जब ए कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 4 दिन का समय लग रहा है। और 8 यूनिट काम जब बी कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 8 दिन का समय लग रहा है। जब 8 यूनिट काम बी कर रहा है तो 8 दिन का समय लग रहा है। अब देखिए हम यहाँ से दोनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ए जो है 4 दिन में 8 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। बी जो है 8 दिन में 8 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। दोनों का इफिशियंसी निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आगे, हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि काम का शुरुआत जो है ए कर रहा है, काम का शुरुआत ए कर रहा है और एक एक दिन काम छोड़ के कर रहे हैं, यानी पहले दिन ए करेगा, फिर दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन बी। अगर ऐसे काम होगा तो काम कितने दिनों में समाप्त हो पाएगा, हमें ये समय निकालना है। तो देखिए पहले दिन काम कौन करेगा, ए करेगा। ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, ए एक दिन में कितना काम करेगा, ए एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। ए एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। फिर अगले दिन बी आएगा, बी एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। बी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। समय कितना हो गया, समय हो गया 2 दिन। समय कितना हो गया, 2 दिन। और काम कितना हो पाया, 3 यूनिट। समय कितना हो गया, 2 दिन और काम कितना हो पाया, 3 यूनिट। अब देखिए अगर हम दोनों साइड अगर 2 से गुना कर ले, हम दोनों साइड अगर 2 से गुना कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दिन। ये क्या हो जाएगा, 4 दिन। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 यूनिट। यानी 4 दिन में 6 यूनिट काम हो जाएगा। अब देखिए 4 दिन काम हो चुका, 5वें दिन कौन आएगा, 5वें दिन ए काम करने आएगा। ए 5वें दिन आएगा, यानी ए आएगा। ए एक दिन में कितना काम करेगा, ए एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। और हमें टोटल काम कितना करवाना था, 8 यूनिट। यानी हमारा 8 यूनिट काम हो गया, 8 यूनिट काम हो गया। और समय कितना लग गया, 5 दिन। यानी 5 दिनों में काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। 8 यूनिट काम हमारा 5 दिनों में पूरा हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 5 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है एक टंकी में 3 नल ए, बी और सी लगे हैं। ये टंकी को क्रमशः 10 घंटे, 20 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। शुरू में तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं। 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है और ए और बी को चालू रखा जाता है। 4 घंटे के बाद नल बी को भी बंद कर दिया जाता है। शेष टंकी को नल ए द्वारा अकेले भरा जाता है। नल ए द्वारा अकेले किए गए कार्य का प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है कि टोटल काम में से ए कितना प्रतिशत काम कर रहा है, हमें उस प्रतिशत को निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है हम इस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ है, 10 घंटा, 20 घंटा और 25 घंटा। तो हम सबसे पहले 10, 20 और 25 का हम एलसीएम निकालेंगे। 10, 20, 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10, 20, 25 का एलसीएम हो जाएगा 100। एलसीएम कितना निकल के आ गया, 100 निकल के आ गया। हम टंकी की धारिता मान लेंगे 100 यूनिट। टंकी की धारिता मान लेंगे 100 यूनिट। अब देखिए 100 यूनिट पानी जब ए भर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 10 घंटा का। और 100 यूनिट पानी जब बी भर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 20 घंटा का। और 100 यूनिट पानी जब सी भर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 25 घंटा का समय ले रहा है। तो हम यहाँ से तीनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ए जो है अकेले भर रहा है टंकी को तो 10 घंटा का समय ले रहा है। बी अकेले भर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 20 घंटा का समय ले रहा है। और सी अकेले भर रहा है टंकी को तो कितना समय ले रहा है, 25 घंटा का समय ले रहा है।
अब देखिए ए जो है 10 घंटा में अगर 100 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 10 यूनिट पानी। बी जो है 20 घंटा में अगर 100 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 5 यूनिट पानी। सी जो है 25 घंटा में 100 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 4 यूनिट पानी। तीनों नल का हमारा इफिशियंसी निकल के आ गया। ए का इफिशियंसी कितना है, 10 यूनिट, बी का इफिशियंसी कितना है, 5 यूनिट, और सी का इफिशियंसी कितना है, 4 यूनिट। देखिए तीनों नल का हमारा इफिशियंसी निकल के आ गया। तो हम अगर ये निकाल लें कि ए और बी और सी द्वारा कितना पानी भरा जा रहा है टंकी में, तो हम टोटल इफिशियंसी में से अगर माइनस कर लेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा कि ए कितना पानी भर रहा है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि 2 घंटा बाद सी को बंद कर दिया जा रहा है, 2 घंटा बाद सी को बंद कर दिया जा रहा है, तो सी जो है 2 घंटा में कितना पानी भरेगा, सी 2 घंटा में कितना पानी भरेगा। सी जो है 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भर रहा है तो 2 घंटा में कितना भरेगा, 2 घंटा में 8 यूनिट पानी भरेगा। और बी को जो है 4 घंटा बाद बंद कर दिया जा रहा है तो बी जो है 4 घंटा में कितना पानी भरेगा, बी जो है 4 घंटा में कितना पानी भरेगा। बी 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भर रहा है तो 4 घंटा में कितना भरेगा, 4 घंटा में कितना भरेगा, 20 यूनिट पानी। यानी बी और सी मिलके टंकी में कितना पानी भर दिए हैं, 28 यूनिट पानी भर दिए। और टंकी का क्षमता कितना है, 100 यूनिट। यानी टोटल क्षमता में से 28 यूनिट पानी बी और सी मिलकर भर रहे हैं और शेष पानी कौन भर रहा होगा, ए भर रहा होगा। यानी ए कितना पानी भरेगा, ए कितना पानी भरेगा, हम टोटल इफिशियंसी में से, टोटल धारिता में से अगर हम माइनस कर लेंगे 28 यूनिट तो हमारा निकल के आ जाएगा कि ए कितना पानी भर रहा है। हम इसमें से 28 माइनस करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, 72 यूनिट। यानी 72 यूनिट, टोटल पानी में से 72 यूनिट पानी जो है ए भर रहा है। और टोटल टंकी की धारिता कितना है, 100 यूनिट। यानी 100 यूनिट में से 72 यूनिट जो है ए भर रहा है, इंटू 100 करेंगे तो हमारा यहाँ से परसेंट निकल के आ जाएगा। यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, हमारा यहाँ से क्या निकल के आ गया, टोटल जो टंकी है 100% क्षमता है उसमें से 72% पानी जो है ए भर रहा है। हमें क्या निकालना था, ए जो है टोटल कार्य में से कितना प्रतिशत काम कर रहा है, हमें ये निकालना था। हमारा क्या निकल के आ गया कि टोटल टंकी में से 72% पानी जो है ए भर रहा है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक वस्तु की कीमत में पहले 25% की वृद्धि की जाती है और बाद में बिक्री घट जाने के कारण उसकी कीमत में 30% की कमी की जाती है। वस्तु के अंतिम मूल्य में शुद्ध वृद्धि या कमी का प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वस्तु के मूल्य में पहले 25% की वृद्धि की जा रही है, पहले 25% की वृद्धि की जा रही है, उसके बाद बिक्री घट जाने के कारण उसके मूल्य में 30% की कमी की जा रही है, उसके बाद 30% की कमी की जा रही है। तो हम यहाँ सक्सेसिव लगा सकते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि अंतिम वस्तु का मूल्य में, अंतिम जो है मूल्य होगा उसमें शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगा, तो हम यहाँ सक्सेसिव लगा सकते हैं। हम यहाँ सक्सेसिव लगाएंगे। देखिए पहले क्या हो रहा है, 25% का वृद्धि हो रहा है, उसके बाद 30% का कमी हो रहा है, प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 25 गुने 30 बटा 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हमारा क्या है, प्लस का 25 है और ये माइनस का 30 है, यह हमारा क्या बच जाएगा, माइनस का 5 बच जाएगा। माइनस हम 25 में 3 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75 में 10 से भाग देंगे, ये कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, माइनस 12.5 निकल के आ गया। यानी वस्तु के मूल्य में 12.5% का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। वस्तु के अंतिम मूल्य में 12.5% का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का अंकित कीमत ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, वस्तु का MRP निकालना है। देखिए मैं क्वेश्चन में वस्तु का CP दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है कि MP पे 12% का डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ से MP और CP का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है MP बटा CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट, ये हमारा कंसेप्ट होता है। तो हम यहाँ से MP और CP का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से MP और CP का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट 10% का हो रहा है, यानी हम इस 100 में 10 ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 12% का, यानी हम 100 में से 12 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 100 में से 12 माइनस करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 88। अब देखिए हम इसे काट सकते हैं 11 से। हम इसे अगर 11 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 10 बार में, और ये 11 से कितने बार में जाएगा, 8 बार में। ये 11 से कितने बार में जाएगा, 8 बार में।
हम इसे और काट सकते हैं 2 से। ये 2 से 5 बार में चला जाएगा, ये 2 से 4 बार में चला जाएगा। यानी यहाँ से हमारा MP बटा CP क्या निकल के आ गया, MP बटा CP निकल के आ गया 5/4। यानी CP अगर 4 यूनिट है तो MP कितना होगा, 5 यूनिट होगा। हमें क्वेश्चन में CP दिया हुआ है, यानी इस 4 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2500 रुपया। 4 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2500 रुपये दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2500/4। तो यहाँ से हम 5 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2500/4 गुने 5 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 से 2500 कितने बार में जाएगा, 625 बार में। यानी यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 625, यहाँ से क्या हो जाएगा 625 गुने 5 हो जाएगा। अब देखिए हम 625 में अगर 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 का 5, हाथ में 2, 10 2 12, हाथ में 1, 30 1 31। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया कि वस्तु का MP क्या होगा, वस्तु का MP होगा 3125 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 10,000 रुपया के मूलधन के लिए 16% वार्षिक ब्याज दर से 3 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है SI = P × R × T/100। अब देखिए यहाँ प्रिंसिपल कितना है, यहाँ प्रिंसिपल है 10,000 रुपया। प्रिंसिपल कितना है, 10,000 रुपया है। प्रिंसिपल 10,000 रुपया है। रेट हमें क्या दिया हुआ है, 16% वार्षिक दिया हुआ है। और टाइम हमें क्या दिया हुआ है, 3 महीना दिया हुआ है। तो इस महीने को हमें वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। यानी हम इसमें 12 से भाग देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, 3/100 गुने 12। ये हमारा 12 कहाँ से आया, ये जो हमारा समय दिया हुआ है महीना में दिया हुआ है, तो हम इसे वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से भाग देंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा 2 0 से 2 0 कट जाएगा। हम इसे 3 से काटेंगे, ये 3 से 4 बार में जाएगा। हम इसे 4 से काटेंगे, 4 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा SI निकल के आ गया 400 रुपया। SI हमारा क्या निकल के आ गया, 400 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 6800 रुपये की राशि 15% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा। हमें क्या निकालना है, CI - SI निकालना है। तो हम 2 वर्ष का सबसे पहले SI निकालते हैं। देखिए SI में क्या होता है कि हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 15% मिल रहा है तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 15% ही मिलेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, हमें इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है 6800 रुपया। यानी हम 2 साल का SI निकालेंगे तो पहले साल हमें क्या मिल जाएगा, इस 6800 का 15% मिल जाएगा। यानी 6800 का अगर हम 15% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 68 में अगर हम 15 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1020। यानी पहले साल हमें क्या मिल जाएगा, 1020 रुपया। दूसरे साल भी हमें क्या मिल जाएगा, ब्याज बराबर ही मिल जाएगा। जब हम SI निकालेंगे तो दोनों साल हमें क्या मिलेगा, ब्याज बराबर मिलेगा। यानी दूसरे साल भी हमें मिल जाएगा 1020 रुपया। जब हम CI निकालते हैं तो क्या होता है, पहले साल हमें केवल प्रिंसिपल पे मिलता है और दूसरे साल हमें क्या मिलता है, प्रिंसिपल पे तो मिलता ही है, प्लस का हमें जो पहले साल ब्याज मिल चुका होता है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। यानी जब हम यहाँ CI निकालेंगे तो पहले साल हमें प्रिंसिपल पे मिलेगा 15%, ये कितना हो जाएगा 1020। दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे मिलेगा 15%, ये कितना हो जाएगा 1020 हो जाएगा। प्लस का हमें दूसरे साल और क्या मिल जाएगा, जो पहले साल ब्याज मिल चुका है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। यानी हम इस 1020 का अगर 15% निकालेंगे, 1020 में अगर हम गुना करेंगे 15 से तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15,300 हो जाएगा। 15,300 में अगर हम 100 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था CI - SI, हमें निकालना था CI - SI। तो देखिए जब हम यहाँ SI निकाल रहे थे तो SI में हमें ये मिल रहा था 1020 रुपया और 1020 रुपया, और जब हम CI निकाल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 1020 रुपया, 1020 रुपया प्लस का हमें 153 रुपये मिल रहा है। यानी CI - SI हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 153 रुपये निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 153 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितना प्रतिशत की कमी होती है। देखिए हमें एक सेट दिया हुआ है जिसमें 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक है। 3 से शुरू होने वाले यानी 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारा सेट दिया हुआ है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में आगे क्या बोला जा रहा है,
हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए, यानी सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है 7 है, यानी 7 हटा देंगे तो सेट में हमारा क्या बच जाएगा 3 4 5 6 बच जाएगा। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा सेट दिया हुआ है उसका हम औसत निकालेंगे, उसके बाद सेट में से हम बड़ा पूर्णांक हटा रहे हैं, उसके बाद जो हमारा सेट बच रहा है हम उसका औसत निकालेंगे। तो देखिए इसका औसत हम निकाल कैसे सकते हैं, हमारा ये जो संख्या है ये लगातार संख्या है, तो हम इसका औसत निकालेंगे, हम इसका औसत निकालेंगे पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 3 + 7 क्या हो जाएगा 10, 10 में हम 2 से भाग देंगे, यहाँ से हमारा औसत क्या निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। यहाँ भी हम औसत निकालेंगे तो यहाँ भी हमारा लगातार संख्या है, यानी यहाँ भी हमारा औसत क्या हो जाएगा, यहाँ भी हमारा औसत हो जाएगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, यानी यहाँ से हमारा औसत क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा औसत हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 9 में 2 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4.5। अब देखिए औसत में कितना का कमी हुआ, औसत में कितना का कमी हो गया 0.5 का कमी हो गया, कितने पे 5 पे, इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा परसेंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट से ये हमारा 1 0 खत्म हो जाएगा, हम इस 5 से 5 को काटेंगे, यानी हमारा क्या निकल के आ गया 10%, यानी औसत में क्या हो जाएगा 10% की कमी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया जब 43, 38, 11 और 10 प्रत्येक में से x को घटाया जाता है तो इस तरह प्राप्त संख्याएं अनुपातिक होती है। 11x + 3 और 9x - 2 के बीच मध्यानुपाती क्या है। हमें क्या निकालना है, 11x + 3 और 9x - 2 के बीच का मध्यानुपाती निकालना है। तो हमें सबसे पहले x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम x का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 43, 38, 11 और 10 प्रत्येक में से अगर x घटाते हैं तो ये संख्याएं जो है आपस में क्या है अनुपातिक है। अनुपातिक है इसका मतलब क्या हुआ, यानी हम इसमें से x घटाएंगे और इसमें से x घटाएंगे तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा, 11 में से x माइनस करने के बाद और 10 में से x माइनस करने के बाद जो रेशियो आएगा वही रेशियो हमारा होगा, यानी दोनों का रेशियो क्या होगा बराबर होगा। यानी हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, हम इसे क्या लिख सकते हैं 43 - x बटा 38 माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 - x बटा 10 माइनस x। अब देखिए हम या तो यहाँ से क्रॉस गुना करके x का वैल्यू निकाल लें, या हम x का वैल्यू यहाँ कुछ सोच ले, हम यहाँ x का वैल्यू कुछ सोच ले। तो देखिए हम x का वैल्यू क्या सोचें, अगर हम x के जगह 3 पुट कर लें, अगर हम यहाँ पुट कर लें x = 3, अगर हम x = 3 यहाँ पुट कर ले तो हमारा क्या हो जाएगा 43 में से 3 माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 38 में से 3 माइनस हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 10 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे 5 से काट सकते हैं, हम इसे 5 से काटेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/7 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 8/7, यानी हमारा यहाँ से वेरीफाई हो गया कि x = 3 होगा। अब देखिए x का वैल्यू हमें पता चल गया, x का वैल्यू पता चल गया तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 11x + 3 और 9x - 2 के हमसे क्या पूछ रहा है मध्यानुपाती पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे, हम यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 + 3 और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 27 - 2, ये क्या हो जाएगा 27 - 2, 27 - 2। देखिए यहाँ से हमारा संख्या निकल के आ जाएगा 36 और ये संख्या क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी 36 और 25 का हमें क्या निकालना है मध्यानुपाती निकालना है। तो देखिए मध्यानुपाती हमारा क्या हो जाएगा √36 × 25 हो जाएगा, मध्यानुपाती क्या हो जाएगा √36 × 25 हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा रूट से अगर 36 बाहर आएगा, हम यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं 36 अगर रूट से बाहर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 25 अगर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या हो गया 30 हो गया। यानी मध्यानुपाती हमारा क्या निकल के आ गया, मध्यानुपाती निकल के आ गया 30 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है ए बी सी किसी व्यवसाय में क्रमशः 4,000 रुपया, 8,000 रुपया और 6,000 रुपया निवेश करते हैं। 6 महीने बाद ए व्यवसाय छोड़ देता है। यदि 8 महीने बाद 34,000 रुपया का लाभ हुआ तो बी का हिस्सा कितना होगा। हमें क्या निकालना है, लाभ में से बी का हिस्सा निकालना है। तो देखिए हमें लाभ का रेशियो निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखिए लाभ का रेशियो हम कैसे निकालते हैं, पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के हम गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। अब देखिए तीनों का हमारा पूंजी दिया हुआ है
और हमें क्वेश्चन में टोटल समय कितना दिया हुआ है 8 महीने का, यानी 8 महीने बाद का हमें लाभ दिया हुआ है, यानी टोटल समय क्या है 8 महीने का। और हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 6 महीने बाद ए जो है व्यवसाय छोड़ देता है, यानी ए का जो पूंजी है 6 महीने के लिए लग रहा है और बी और सी का पूंजी जो है पूरे 8 महीने के लिए लग रहा है। यानी हम यहाँ से लाभ का अगर रेशियो निकालेंगे A/B/C अगर हम निकालेंगे तो ए का पूंजी क्या है, ए का पूंजी जो है 4,000 रुपया है और ए का पूंजी 6 महीने के लिए लग रहा है। बी का पूंजी कितना है 8,000 है, बी का पूंजी कितना है 8,000 है, बी का पूंजी 8 महीने के लिए लग रहा है। सी का पूंजी कितना है, सी का पूंजी 6,000 रुपये है, सी का पूंजी कितना है 6,000 रुपये है और ये भी 8 महीने के लिए लग रहा है। अब देखिए हम यहाँ से क्या काट सकते हैं, हम यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो काट सकते हैं, ये हमारा 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। और हम क्या काट सकते हैं यहाँ से, हम यहाँ से काट सकते हैं, हम यहाँ से 8 काट सकते हैं, ये हमारा 8 से 8 कट जाएगा, ये हमारा 4 और ये 2 से कट जाएगा 3 बार में, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया 3:2, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3:8:6, यानी लाभ का हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, ABC का लाभ का जो रेशियो निकल के आ गया 3:8:6, यानी टोटल लाभ में से ए को 3 यूनिट मिल रहा होगा, बी को 8 यूनिट और सी को कितना मिल रहा होगा 6 यूनिट, यानी यहाँ से टोटल लाभ हमारा कितना हो गया, यहाँ से जो टोटल लाभ हो गया 17 यूनिट, यहाँ से टोटल लाभ क्या हो गया 17 यूनिट। हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ कितना दिया हुआ है 34,000, यानी इस 17 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 34,000 रुपया। कितना दिया हुआ है 34,000 रुपया, यानी यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 2,000 रुपया हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 2,000 रुपया। हमें क्या निकालना था बी का हिस्सा, बी का हिस्सा क्या है लाभ में से 8 यूनिट, यानी हमें 8 यूनिट का वैल्यू निकालना था, 8 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 16,000 रुपया हो जाएगा, 8 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 16,000 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 16,000 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 45 गुना है और एलसीएम और एचसीएफ का योग 1518 है। यदि संख्याओं में से एक को 16 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 18 होता है और शेष 9 होता है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एलसीएम उनके एचसीएफ का क्या है 45 गुना है। एलसीएम जो है, एलसीएम क्या है एचसीएफ का क्या है 45 गुना है। अब देखिए हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, हमें दूसरा दिया हुआ है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग जो है 1518 है। हमें दूसरा क्या दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है, योग हमें कितना दिया हुआ है 1518 दिया हुआ है, 1518 दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ एलसीएम के जगह क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ एलसीएम के जगह लिख सकते हैं एचसीएफ गुने 45, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 एचसीएफ प्लस एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1518। हम इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 46 एचसीएफ इक्वल टू 1518। अब देखिए हम इसे 46 से अगर भाग देंगे, तो ये कितने बार में जाएगा, ये हमारा 33 बार में जाएगा। यानी यहाँ से एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा एचसीएफ निकल के आ जाएगा 33। अब देखिए एचसीएफ निकल के आ गया तो हम यहाँ से एलसीएम भी निकाल सकते हैं। हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 33 गुने 45 हो जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ हमें पता चल गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दूसरा क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दूसरा दिया हुआ है कि एक संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो भागफल जो है 18 और शेष 9 आ रहा है। यानी संख्या को अगर हम 16 से भाग दे रहे हैं, तो भागफल कितना आ रहा है, भागफल 18 आ रहा है, और शेष कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो हम यहाँ से संख्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से संख्या निकालेंगे। संख्या हमारा क्या हो जाएगा 16 गुने 18 प्लस 9 हो जाएगा। अब देखिए 16 में हम 18 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 18 में 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 180, और 18 में 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 108। 180 में 108 ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 288, ये कितना हो जाएगा 288 प्लस का 9, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 297। एक संख्या हमारी पता चल गई कि 297 है और एलसीएम और एचसीएफ हमें पता है, तो हम यहाँ से दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी एलसीएम हमारा क्या है 33 गुने 45, एलसीएम गुने एचसीएफ बटा हमारा क्या हो जाएगा पहली संख्या क्या है 297। अब देखिए हम इसे 9 से अगर काटेंगे, तो ये 9 से 5 बार में जाएगा, ये 9 से कितने बार में जाएगा,
ये 9 से 3 बार में जाएगा, हाथ में 2, 27 यानी 3 बार में, 33 से हमारा 33 कट जाएगा, यानी दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, हम यहाँ 33 में 5 से गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5 दिया 15, हाथ में एक 15 क्या हो जाएगा 16, यानी दूसरी संख्या हमारी क्या निकल के आ गई 165। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 2507 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 9 और शेष 11 होता है, बड़ी संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, बड़ी संख्या निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि हमारी बड़ी संख्या a है और छोटी संख्या b है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, और हमें दूसरा क्या दिया हुआ है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। यानी हमने बड़ी संख्या क्या मान लिया a और छोटी संख्या b मान लिया, यानी हम a को अगर b से भाग दें तो भागफल कितना आ रहा है, भागफल 9 आ रहा है और शेष कितना आ रहा है 11 आ रहा है। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा भाज्य बराबर, यानी a बराबर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा b गुने 9 प्लस 11 हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं a इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9b प्लस 11। अब देखिए हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, हमें दूसरा दोनों संख्याओं का डिफरेंस दिया हुआ है। बड़ी संख्या हमारी क्या है a है और छोटी संख्या क्या है b है, यानी a माइनस b हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2507 दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ a का वैल्यू पुट कर लेते हैं, a का वैल्यू हमारा यहाँ से क्या निकल के आए 9b प्लस 11, हम यहाँ a का वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 9b प्लस 11 माइनस b, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 2507 हो जाएगा। अब देखिए 9b में से हम b माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इक्वल टू इस प्लस के 11 को हम उस साइड ले जाएंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी 2507 में से हम 11 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2496 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2496। अब देखिए हम यहाँ अगर 8 से भाग दे तो हमारा b निकल के आ जाएगा, यानी b इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसमें 8 से भाग देंगे तो ये जाएगा 3 बार में, ये 1 बार में, ये 2 बार में, यानी b इक्वल टू क्या निकल के आ गया 312 निकल के आ गया। तो हमसे क्या पूछ रहा था, बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी a इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम b को उस साइड ले जाएंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी a इक्वल टू हो जाएगा 2507 प्लस का 312। अब देखिए 2507 में हम 312 ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2819, ये क्या हो जाएगा 2819, यानी बड़ी संख्या हमारी क्या निकल के आ गई 2819 निकल के आ गई। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा होता है भुजा गुने ऊंचाई, या हमारा दूसरा फार्मूला होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 d2 क्या हुआ, समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण। तो हमें या तो हाइट निकालना पड़ेगा और हमें एक विकर्ण दिया हुआ है तो दूसरा विकर्ण निकालना पड़ेगा, या तो हमें हाइट निकालना पड़ेगा या हमें दूसरा विकर्ण निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो समचतुर्भुज है उसकी हमें भुजा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर होती है, हमें एक भुजा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और हमें छोटा विकर्ण दिया हुआ है, छोटा विकर्ण की हमें लंबाई कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम या तो बड़ा विकर्ण की लंबाई निकाल लें, या तो हम बड़ा विकर्ण की लंबाई निकाल लें, या हम हाइट निकाल लें। तो देखिए समचतुर्भुज की जो दोनों विकर्ण होती है वो आपस में एक दूसरे को समकोण पे कट करती है और एक दूसरे को बराबर कट करती है, यानी ये जितना होगा उतना ही ये होगा और ये जितना होगा उतना ही ये होगा, और ये एक दूसरे को 90 पे कट करेगी। अब देखिए हमें छोटा विकर्ण दिया हुआ है, हमें जो है छोटा विकर्ण दिया हुआ है, छोटा विकर्ण कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर है तो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा एक क्या बन गया, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें हमें कर्ण क्या पता है 10 सेंटीमीटर और आधार क्या पता है 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से लंब निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा के, या हमें ट्रिपलेट याद हो, हमारा ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, हमारा ट्रिपलेट हो जाएगा, ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा 6, 8, 10। ट्रिपलेट क्या हो जाएगा 6, 8, 10, यानी ये 6 है ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी हमारा D1 क्या हो गया, हमारा जो D1 क्वेश्चन में दिया हुआ है, D1 दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और D2 हमारा यहाँ से क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा D2 क्या निकल के आ गया 8 + 8 करेंगे कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब देखिए D1 D2 हमें पता चल गया, हमें क्या निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था।
हमें निकालना था क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये हमारा D1 कितना है 12 सेंटीमीटर और D2 कितना है 16 सेंटीमीटर। हम इसे 2 से काटेंगे, ये 2 से कितने बार में जाएगा 6 बार में, यानी 16 में 6 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया, क्षेत्रफल हमारा निकल के आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 5 घंटे तक चलती है और स्टेशन ए पर रुकती है। इसके बाद रेलगाड़ी स्टेशन ए से निकलकर 66 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 3 घंटे चलकर स्टेशन बी पर पहुंचती है। तो यात्रा की औसत चाल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। देखिए हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल समय करते हैं तो हमारा एवरेज स्पीड निकल के आता है। तो देखिए हम यहाँ से एवरेज स्पीड निकालेंगे, हम यहाँ से एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल दूरी यानी 70 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 5 घंटा चल रही है और 66 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से 3 घंटा चल रही है। तो हमारा दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से हम अगर चाल में समय से गुना करेंगे तो हमारा दूरी निकल के आ जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा 70 किलोमीटर पर घंटा से जा रही है 5 घंटे के लिए, प्लस का कितना जा रही है 66 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से 3 घंटे के लिए जा रही है। ये हमारा टोटल दूरी हो जाएगा और टोटल समय क्या हो जाएगा, पहले 5 घंटे के लिए चल रही है फिर 3 घंटे के लिए, यानी यहाँ से हमारा टोटल समय हो जाएगा 5 प्लस का 3। अब देखिए हम गुना करेंगे, यहाँ से गुना करेंगे, अगर 70 में हम 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 350 प्लस अगर हम 66 में 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 के 8 हाथ में 1, 18 1 19 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। हम यहाँ से इसे ऐड करेंगे, हम इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 548, 548 बटा 8। अब देखिए हम इसे 8 से अगर भाग दें, हम इसे 8 से भाग दें तो ये 8 से कितने बार में जाएगा, ये 8 छक 48, हाथ में कितना जाएगा 6 यानी 68, 8 8 64, हाथ में 4 यानी पॉइंट लगाएंगे 1 0 आ जाएगा, 8 5 40। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया 68.5 किलोमीटर पर घंटा। एवरेज स्पीड हमारा क्या निकल के आएगा 68.5 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक आदमी शांत पानी में 4.5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दूरी तय कर सकता है और उसे पता चलता है कि उसे नदी की दिशा के विपरीत दिशा में जाने के लिए 2 गुना समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, धारा की चाल निकालना है। देखिए एक फिक्स दूरी जब व्यक्ति धारा के दिशा में जा रहा है और उतना ही दूरी जब धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, तो धारा के दिशा में जाने में जो समय लग रहा है उसका दुगुना क्या लग रहा है समय, धारा के विपरीत जाने में समय लग रहा है। डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस फिक्स है। तो देखिए डिस्टेंस हमारा फिक्स रहता है तो एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या हो जाएगा, हमारा टाइम का रेशियो हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा टाइम का रेशियो होगा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धारा के विपरीत जाने में 2 गुना समय लग रहा है धारा के दिशा में जाने की अपेक्षा। यानी हम यहाँ से अगर टाइम का रेशियो निकालेंगे, हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकालेंगे तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए टाइम का रेशियो अगर हम निकालेंगे, धारा की दिशा में जाने में अगर 1 यूनिट का समय लग रहा है तो धारा के विपरीत जाने में कितना समय लग जाएगा, 2 यूनिट का समय लग जाएगा। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 2/1 हो जाएगा। ये हमारा समय कैसा है, ये जो हमारा समय है धारा के दिशा में जाने वाला समय है, यानी धारा के दिशा में जब व्यक्ति जाएगा तो व्यक्ति और धारा का स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी x प्लस वाई के स्पीड से जब गया होगा तो 1 यूनिट का समय लगा है और धारा के विपरीत जब जाएगा तो क्या होगा, व्यक्ति और धारा का स्पीड माइनस होगा, यानी x माइनस वाई के स्पीड से गया है तो 2 यूनिट का समय लगा है। यानी हम यहाँ से ये जो हमारा स्पीड का रेशियो निकल के आया है तो हम यहाँ से भी स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो इसके बराबर निकल के आएगा। यानी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा 2/1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई हम लिख सकते हैं। अब देखिए हमें जो है व्यक्ति की चाल दिया हुआ है, हमें व्यक्ति की चाल दिया हुआ है, हमें धारा की चाल निकालना है। यानी हमें x का वैल्यू दिया हुआ है, हमें y का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे। देखिए x का वैल्यू पुट करेंगे 2/1 इक्वल टू x का वैल्यू हमें कितना दिया 4.5 प्लस y बटा 4.5 माइनस वाई। अब देखिए हम यहाँ क्रॉस गुना कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.5 प्लस वाई इक्वल टू, अगर हम 4.5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 2y। अब देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इस माइनस 2y को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y हो जाएगा।
y प्लस का 2y कितना हो जाएगा 3y इक्वल टू, अगर हम इस 4.5 को उस साइड लेके जाएंगे यानी हमारा माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा। अगर हम 9 में से 4.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। हम इसे 3 से भाग देंगे, यहाँ से हमारा y क्या निकल के आ जाएगा, हम इसे 3 से भाग देंगे तो हमारा y निकल के आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर घंटा, यानी धारा का स्पीड हमारा क्या निकल के आ गया 1.5 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक हमारा सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हम इसे सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं, उसके बाद हम ऑफ का काम करते हैं। देखिए यहाँ ऊपर में हमारा क्या है, ऊपर में हमारा ऑफ है, तो हम सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे, यानी हम इसे 7 से काटेंगे तो ये 28 कितने बार में जाएगा 4 बार में, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे 5.75 प्लस हम यहाँ 5 में अगर 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस 4.5 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा 3/4 का, हम इसे अगर माइनस कर ले 15.8 में से अगर माइनस कर ले 3.4 तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12.4 प्लस हम इसमें अगर गुना करें, हम इसमें गुना कर लें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9×5 = 45 के 5 हाथ में 4, 15×4 = 19, हाथ में 1, 10 × 1 = 11, 2 अंक के बाद हमारा क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर माइनस कर लें इसे, हम इसे माइनस कर लें तो हमारा ऊपर क्या बच जाएगा, हमारा ऊपर बच जाएगा 1.25 प्लस 20 बटे, हम इसे अगर काटेंगे 4 से, हम इसे 4 से काटेंगे तो ये 4 से कितने बार में जाएगा, ये 4 से जाएगा 3.1 बार में, यानी यहाँ से हो जाएगा 3 × 3.1 प्लस क्या हो जाएगा 11.95 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से ऊपर ऐड करेंगे तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऊपर हो जाएगा 21.25 हो जाएगा, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, हम इसमें अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9.3 प्लस 11.95। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे, हम इसे ऐड करेंगे, नीचे हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 21.25, और हम नीचे ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और 9 + 3 कितना हो जाएगा 12 के 2, हाथ में 1, ये कितना हो जाएगा 11, और 9 20, और 1 21, यानी ऊपर भी हमारा क्या निकल के आ गया 21.25 और नीचे भी निकल के आ गया 21.25, तो ये हमारा कट जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1 निकल के आ गया, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।